गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो अपन चलते हैं अपने क्लास की तरफ। पिछली क्लास में अपन ने जो अपने इम्यूनोलॉजी है उसमें अपन ने जो इम्यूनिटी के जो टाइप्स थे उनके बारे में अपन ने डिटेल से बात की थी, ठीक है। उसी के नेक्स्ट आगे जो अपना टॉपिक है इसी में वो है अपना प्रतिरक्षी तंत्र का उद्भव या ओरिजिन ऑफ द इम्यून सिस्टम, कि जो इम्यून सिस्टम है उसका विकास या उद्भव कैसे होता है एक ह्यूमन की बॉडी में या किसी एनिमल की बॉडी में या फिर किसी होस्ट की बॉडी में। तो उसकी आज अपन चर्चा करेंगे कि कैसे एक इम्यून सिस्टम किसी एनिमल की या होस्ट की बॉडी में विकसित होता है। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हो, इसमें आपके सामने जो रेड कलर में शो हो रहा है उसे अपन बोलते हैं बोन मेरो। बोन मेरो का हिंदी में मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा मीन्स बोन मेरो। एनिमल्स में या मैं मान लूँ ह्यूमंस में या मेरी बॉडी में बोन मेरो, अपनी बॉडी में बोन्स ही बोन्स हैं। तो जो बोन्स है जिसे अपन बोल रहे हैं बोन मेरो या अस्थि मज्जा, उसमें जीवन पर्यंत स्टेम सेल्स, कौन सी सेल्स? स्टेम सेल्स, जो इसके बीच में मैंने एक तो डार्क रेड कलर से शो किया है और एक बिना डार्क कलर के शो किया है। तो ये है कुछ स्टेम सेल्स हैं जो बोन मेरो में कंटिन्यू बनती रहती है। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, ये जो स्टेम सेल्स है बोन मेरो में, ये मल्टीपोटेंट टाइप की सेल्स होती है। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था सेल्स के बारे में। ये 3 टाइप की होती है क्षमता के आधार पर, कैपेसिटी के आधार पर, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट और मल्टीपोटेंट। टोटीपोटेंट का मतलब क्या था? पूर्ण क्षम, ठीक है। प्लूरीपोटेंट का अनेक क्षम और लास्ट थर्ड था मल्टीपोटेंट यानी कि बहुक्षम। यानी कि ये सभी प्रकार की कोशिकाएं नहीं बना सकती, ये कुछ ही प्रकार की कोशिकाएं आगे चलकर बना सकती है। या इस टाइप की जो सेल्स है स्टेम सेल्स जो बोन मेरो में है, ये सभी प्रकार की कोशिकाएं नहीं बना सकती, ये कुछ ही प्रकार की कोशिकाएं बनाने में सक्षम होती है। यहां तक क्लियर है? यह है बोन मेरो जो अपनी बॉडी में बोन्स होती है, ठीक है। उनको अपन बोन मेरो बोलते हैं, अस्थि मज्जा। इस अस्थि मज्जा में स्टेम सेल्स या रक्ताणु उत्पत्ति कोशिकाएं, जिन्हें अपन बोलेंगे इरिथ्रोपोइटिक सेल्स, कंटिन्यू बनती रहती है। ये स्टेम सेल्स आपके सामने दिख रहा होगा टी, एक तरफ तो टी है और एक तरफ बी है। यहाँ पे टी का मतलब है टी लिम्फोसाइट्स, बी का मतलब है बी लिम्फोसाइट्स। आगे अपन इसको भी डिटेल में देखेंगे, पहले इसको क्लियर करते हैं अपन। ये जो स्टेम सेल्स है जो बोन मेरो में बन रही है, जो मल्टीपोटेंट टाइप की है, ये स्टेम सेल्स अगर थाइमस ग्लैंड में प्रवेश कर जाए और वहां पर प्रवेश करके वृद्धि करे, परिपक्व हो और कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स को ये जन्म देती है। वापस रिपीट कर रहा हूं, बोन मेरो में जो स्टेम सेल्स हैं, अगर वो ये सेल्स थाइमस ग्लैंड में प्रवेश कर जाती है, यहां पर ये स्टेम सेल्स थाइमस ग्लैंड में ये स्टेम सेल्स वृद्धि करती है, ग्रोथ करती है, मैच्योर होती है और टी लिम्फोसाइट सेल्स में या टी लिम्फोसाइट सेल्स को जन्म देती है। यह है टी लिम्फोसाइट सेल, ये वाली। ये जो टी लिम्फोसाइट सेल बनी है थाइमस ग्लैंड में, ये आगे परिवहन तंत्र, मैंने लिखा है यहाँ पे सर्कुलेटिंग टी लिम्फोसाइट। तो ये जो टी लिम्फोसाइट का जन्म हुआ है, ये टी लिम्फोसाइट सेल्स आगे परिवहन तंत्र में प्रवेश कर जाती है।
इतना क्लियर है? स्टेम सेल्स थी, अगर वो थाइमस ग्लैंड में एंटर करती है, ठीक है, तो वहां पे वो परिवर्धी करके परिपक्व होगी और टी लिम्फोसाइट सेल्स को जन्म देगी। यहां तक क्लियर है? अगर ये टी लिम्फोसाइट सेल्स किसी बाहरी एंटीजन के संपर्क में आती है, जो मैंने रेड कलर से लिखा है एंटीजन, ये वाला है एंटीजन, ये है एंटीजन, ठीक है। इस एंटीजन के अगर संपर्क में आती है तो ये टी लिम्फोसाइट सेल्स एक्टिवेट हो जाती है। कैसी हो जाएगी? सक्रिय हो जाएगी ये टी लिम्फोसाइट सेल। तो मैंने यहां पे लिखा है एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट सेल्स, एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट सेल्स। इस टाइप की जो इम्यूनिटी है वो स्पेशल टाइप की सेल्स या सेल्स के पास होती है, इसीलिए इस टाइप की इम्यूनिटी को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये जो टी सेल्स है या जो टी लिम्फोसाइट सेल्स है, ये अपनी जो एक्टिविटी है, जो क्रियाशीलता है, वो स्पेशल टाइप की सेल्स या सेल्स के पास या टिश्यू में दिखाती है, इसलिए अपन इसे कहेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा। इस टॉपिक के होने के बाद इसको भी अपन आगे डिटेल में देखेंगे। तो वापस रिपीट कर रहा हूं उस डायग्राम को मैं, एक साइड का ये वाला जो बोन मेरो है, अस्थि मज्जा, उसमें जीवन पर्यंत स्टेम सेल्स, मल्टीपोटेंट टाइप की सेल्स बनती रहती है। अगर ये सेल्स थाइमस ग्लैंड में एंटर कर जाती है तो इस थाइमस ग्लैंड में ये सेल्स वृद्धि करती है, परिपक्व होती है और टी लिम्फोसाइट सेल्स में परिवर्तित हो जाती है। ये टी लिम्फोसाइट सेल्स आगे चलकर परिवहन तंत्र में प्रवेश कर जाती है। अगर ये टी लिम्फोसाइट सेल्स किसी एंटीजन के संपर्क में आती है तो ये टी लिम्फोसाइट सेल्स सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, तो अपन कहेंगे एक्टिवेटेड टी सेल्स। इस टाइप की जो इम्यूनिटी है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहलाती है। ये क्लियर है इतना? अब बात करते हैं अपन बी लिम्फोसाइट सेल्स की। अब जरूरी नहीं है कि जो ये स्टेम सेल्स है ये थाइमस ग्लैंड में ही प्रवेश करे। अगर ये स्टेम सेल्स, यहां पे मैंने शो नहीं किया है, अगर बोन मेरो में बन रही मल्टीपोटेंट टाइप की स्टेम सेल्स बर्ड्स में, स्पेशली अभी बात कर रहा हूं मैं बर्ड्स की, बर्ड्स में वर्षा, इसको ध्यान से समझना ये क्या है। बर्ड्स में क्लोएका, क्लोएका का नाम सुना होगा, आवश्कर। बर्ड्स में क्लोएका या आवश्कर के पास एक ए माश लाइक लिम्फोइड टिश्यू, बर्ड्स में क्लोएका के पास मस्कुलर या एक मास लाइक लिम्फोइड टिश्यू का एक गुच्छा रहता है, या जो ये लिम्फोइड है लसिका का बना एक गुच्छा होता है, मस्कुलर या मांसनुमा गुच्छा होता है, जिसे अपन कह रहे हैं यहाँ पे वर्षा, BUR ऐसे इसे अपन बोलते हैं हिंदी में फेब्रिसी प्रेपुटी। क्या बोलेंगे? फेबिसी प्रेपुटी। इंग्लिश में इसको अगर बोलना चाहें अपन, वर्षा ऑफ फेब्रेसियस।
बर्सा ऑफ फेब्रेसियस। इस चीज को ध्यान रखना, अगर ये स्टेम सेल्स जो बोन मेरो में बन रही है, ये बर्ड्स के क्लोएका के पास एक मांस लायक लिम्फोइड टिश्यू जिसे अपन बोल रहे हैं बर्सा ऑफ फेब्रेसियस या बर्सा ऑफ इन बर्ड्स में एंटर कर जाती है, तो ये सेल्स आगे चलकर बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट सेल्स को जन्म देती है। ये सेल्स, ये बी लिम्फोसाइट सेल्स अभी तक एक्टिव नहीं है। एक्टिव कब होगी? जब ये किसी एंटीजन के संपर्क में आएगी। तो यहाँ पे मैंने एरो कर रखा है, ये एंटीजन है तो एरो कर रखा है मैंने। अगर ये जो बी सेल्स बनी है जो अक्रिय है, अगर ये किसी एंटीजन के संपर्क में आती है तो ये एक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक्टिवेटेड बी सेल्स। अब ध्यान रखना, बी सेल्स को किस किस नाम से अपन बोल सकते हैं? एक तो बी लिम्फोसाइट सेल्स, एक बी सेल्स शॉर्ट में, और प्लाज्मा सेल्स। तो ये चीज ध्यान रखना आप। एक तो है बी लिम्फोसाइट सेल्स, एक है बी सेल्स और एक है या प्लाज्मा सेल्स। तीन नाम हो गए इनके, बी लिम्फोसाइट सेल्स या बी सेल्स या प्लाज्मा सेल्स, बात एक ही है। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं। यहां पे मैंने लिखा है लिम्फोसाइट्स मैच्योरिंग इनटू बी सेल्स, यानी कि जो लिम्फोसाइट सेल्स है वो मैच्योर किस में हो रही है? बी सेल्स में। जो बोन मेरो में स्टेम सेल्स बन रही है, अगर वो बर्ड्स में फेब्रेसी प्रपुटी या बर्सा इन बर्ड्स में एंटर करती है तो वो बी लिम्फोसाइट सेल्स को जन्म देती है, जो अभी एक्टिव नहीं है। अगर ये बी लिम्फोसाइट सेल्स किसी बाहरी एंटीजन के संपर्क में आती है तो ये एक्टिव हो जाती है। इन सेल्स को अपन कहेंगे बी लिम्फोसाइट सेल्स, एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट सेल्स या बी सेल्स या प्लाज्मा सेल्स। इस टाइप की इम्यूनिटी को एंटीजन मीडिएटेड इम्यूनिटी, कौन सी? एंटीजन मीडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये स्पेशल एंटीजन के उद्दीपन के फलस्वरूप ही बॉडी में होती है। इसकी भी अपन आगे डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो डायग्राम है अपन को यही शो कर रहा है कि जो प्रतिरक्षी जो तंत्र है, जो इम्यून अपना सिस्टम है, उसका उद्भव कैसे हो रहा है एक होस्ट की बॉडी में, एक ह्यूमन की बॉडी में। अपन ने यहाँ पे ओनली अभी एग्जाम्पल लिया है बोन मेरो का, अस्थि मज्जा का, जिसमें अपन ने एक तरफ तो देखा टी लिम्फोसाइट सेल्स का उद्भव कैसे होता है, एक तरफ देखा बी लिम्फोसाइट सेल्स का उद्भव कैसे होता है। तो ये डायग्राम था जिससे अपन ये समझ सकते हैं कि प्रतिरक्षी जो तंत्र है, जो इम्यून सिस्टम है, वो कैसे विकसित होता है या उसका विकास कैसे होता है। यहां तक क्लियर है सबके? आगे अपन बात करें, ये जो टी सेल्स है या जो टी लिम्फोसाइट सेल्स है, ये बी लिम्फोसाइट सेल्स की अपेक्षा साइज में छोटी होती है। साइज में कैसी होगी? छोटी होगी। और बी लिम्फोसाइट सेल्स टी सेल्स की अपेक्षा साइज में बड़ी होगी। ये चीज आप ध्यान रखना। अब मैं बात करूं एम्ब्रियोनिक फेज की। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में एम्ब्रियो के बारे में काफी स्टडी करी है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, उसमें अपन ने एम्ब्रियो के बारे में काफी स्टडी की थी। तो जो एम्ब्रियोनिक फेज है उसमें अगर मान लो कि एग्जामिनर अपन को पूछ ले कि एम्ब्रियोनिक फेज में ये सेल्स कहां कहां पर बनती है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एम्ब्रियोनिक फेज में लिम्फोसाइट सेल्स कहां कहां पर बनती है, या ऐसी इम्यूनिटी वाली जो सेल्स है टी और बी सेल्स, ये कौन कौन सी जगह पर बनती है। एक ह्यूमन की बात है। तो ध्यान रखना, एम्ब्रियोनिक फेज में लीवर, यॉर्क सैक, फर्स्ट नंबर पे लीवर, सेकंड नंबर पे यॉर्क सैक।
लीवर मीन्स यकृत, यॉक्सेक मीन्स पित्तक कोष। इसके अलावा थर्ड नंबर पे अपन बोल सकते हैं बोन मेरो। तो ये 3 लोकेशन है एम्ब्रियोनिक फेज में। कोई भी जो चाइल्ड है, कोई भ्रूण है, उसमें इन 3 लोकेशन पे, इन 3 स्थानों पर ये इम्यूनिटी वाली टी और बी सेल्स का जन्म होता है। या तो लीवर में बनेगी, यॉक्सेक में बनेगी, बोन मेरो में बनेगी। इन तीनों में बनती है एम्ब्रियोनिक फेज में ये इम्यूनिटी वाली सेल्स। अब आप बोलोगे, क्वेश्चन पूछोगे कि सर आपने ये तो एम्ब्रियोनिक फेज में बताए हैं तीनों एग्जाम्पल। अगर मान लो कि एडल्ट ह्यूमन में पूछ ले कि एक एडल्ट ह्यूमन में इस टाइप की सेल्स कहां पर बनती है, तो हम सर क्या आंसर देंगे, ये तो दे ही नहीं सकते। तो उसके लिए आप बोल सकते हो कि एक एडल्ट ह्यूमन में इस टाइप की सेल्स इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन जिसे अपन बोलते हैं आंत्र। सेकंड है अपेंडिक्स। थर्ड है टॉन्सिल्स। ये 3 लोकेशन है जहां पे एक एडल्ट ह्यूमन में इस टाइप की इम्यूनिटी वाली सेल्स बनती है। कौन कौन सी है? इंटेस्टाइन मीन्स आंत्र, अपेंडिक्स और टॉन्सिल्स। कई बार डॉक्टर बोलता है ना आपके टॉन्सिल फूल गए हैं, टॉन्सिल फूल गए हैं। वो उन टॉन्सिल्स में भी इम्यूनिटी से रिलेटेड ये टी और बी सेल्स बनती है। तो ये थी एम्ब्रियोनिक फेज में बनने वाली लोकेशन जहां पे इस टाइप की सेल्स बनती है, और ये है एक एडल्ट ह्यूमन में इस टाइप की सेल्स बनने वाली लोकेशन। कौन कौन सी है? इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स और टॉन्सिल्स। इस जो दोनों ये टॉपिक है एम्ब्रियोनिक फेज वाला और एडल्ट ह्यूमन वाला, इन दोनों को आप याद रखना, क्योंकि 1 नंबर में काफी बार पूछा गया जो क्वेश्चन है मोस्टली यही पूछते हैं। या तो आपको ये वाला पूछ लेगा एम्ब्रियोनिक फेज का, या फिर आपको पूछ लेगा कि एक एडल्ट ह्यूमन में कहां पर बनती है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये जो बी सेल्स है, ये जो बी सेल्स है, इन सेल्स की एक आउटलाइन डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये इनका न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, जिन पे राइबोसोम भी चिपके हुए होते हैं। ये जो बी सेल है, इसकी आउटर सरफेस पर कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल मॉलिक्यूल्स या केमिकल सबस्ट्रेट्स उपस्थित रहते हैं। यानी कि कुछ रासायनिक पदार्थ यहां पर उपस्थित रहते हैं जो प्रतिरक्षी तंत्र में या प्रतिरक्षी क्रियाओं में या इम्यून रिएक्शंस में भाग लेते हैं। ठीक है, ये वाले ग्रुप जो बी सेल्स की आउटर सरफेस पर उपस्थित हैं। ये जो केमिकल सबस्ट्रेट्स हैं, ये कुछ स्पेशल टाइप के जीन्स द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के जीन्स द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। ऐसे जीनों को या ऐसे जीन्स को इम्यून रिस्पॉन्स जीन्स, ध्यान देना, इम्यून रेस्पॉन्स जीन्स, प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया जीन्स। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट सेल्स या प्लाज्मा सेल्स की आउटर सरफेस पर
कुछ स्पेशल टाइप के रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं जो प्रतिरक्षी क्रियाओं में भाग लेते हैं, जो प्रतिरक्षी क्रियाओं में भाग लेते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के जीन्स द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। ऐसे जीन्स प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया जीन्स या इम्यून रिस्पॉन्स जीन्स शॉर्ट में IR, क्या है, IR जीन्स कहलाते हैं। तो ये चीज आप नोट कर लेना, ऐसे जीन्स कौन से जीन्स कहलाएंगे, इम्यून रिस्पॉन्स जीन्स या IR जीन्स। क्लियर है? अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला टॉपिक अब लेंगे अपन, मैंने पहले ही कहा है आपको, अपन डीपली बात करेंगे अब। ये जो मैंने बात करी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीजन मीडिएटेड इम्यूनिटी, कई बार इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए या संक्षेप में समझाइए। तो सबसे पहले जो टाइप ले रहा हूं मैं, वो ले रहा हूं एंटीजन मीडिएटेड। एंटीजन मीडिएटेड इम्यूनिटी को एक अदर नेम से और जाना जाता है, वो है ह्यूमोरल। ह्यूमोरल इम्यूनिटी, हिंदी में अपन इसे कहेंगे तरल प्रकार की प्रतिरक्षा। तरल प्रकार की प्रतिरक्षा या एंटीजन मीडिएटेड इम्यूनिटी अपन इसको बोल सकते हैं। इसको ध्यान से समझना। अपन को पता है कि इस टाइप की इम्यूनिटी कौन सी सेल्स के कारण होगी, बी सेल्स के कारण या बी लिम्फोसाइट सेल्स के कारण या प्लाज्मा सेल्स के कारण। ये तो टी लिम्फोसाइट सेल्स की वजह से हो रही है ये सेल मीडिएटेड, तो ठीक है। तो अगर किसी होस्ट की बॉडी में बी लिम्फोसाइट सेल्स किसी बाहरी एंटीजन के संपर्क में आती है तो वह होस्ट की बॉडी या उस होस्ट की बॉडी RNA, इसका RNA का संश्लेषण प्रारंभ कर देती है। RNA का संश्लेषण प्रारंभ कर देती है। एंटीजेनिक निर्धारक बिंदु, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जिसे बोलते हैं, डिटर्मिनेंट पॉइंट या एंटीजन या प्रतिजन निर्धारक बिंदु 20, ये जो एंटीजेनिक निर्धारक डिटर्मिनेंट पॉइंट है या हिंदी में बोलूं प्रतिजन निर्धारक बिंदु मैक्रोफेजेज सेल से निकलकर बी सेल्स को उद्दीपन देते हैं। अब ये मैक्रोफेजेज सेल्स क्या है? मैक्रोफेज सेल, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल सेल्स फेगोसाइटोसिस की रिएक्शन में भाग लेती है, वैसे ही सेम मैक्रोफेजेज सेल्स भी होती है, मैक्रोफेज सेल भी होती है जो फेगोसाइटोसिस की रिएक्शन में भाग लेती है। एक आउटलाइन डायग्राम बनाऊं मैं आपके सामने, जैसे ये कोई मैक्रोफेज सेल है, इसकी आउटर सरफेस पर यहां पर कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, लोकेशन होती है, जिन्हें अपन बोलते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट पॉइंट या बिंदु। इन्हीं बिंदुओं पर कोई बाहरी एंटीजन आके जुड़ता है, हर किसी जगह पे नहीं जुड़ता या अंदर प्रवेश करता, इन स्पेशल साइट्स से ही या स्पेशल बिंदुओं से ही अंदर प्रवेश करता है। तो मैंने ये कहा कि एंटीजेनिक निर्धारक बिंदु मैक्रोफेजेस या मैक्रोफेज सेल से निकलकर बी सेल्स
को उद्दीपन देते हैं, उकसाते हैं कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स बनाने के लिए। ये जो बी सेल्स है ये तुरंत जैसे ही एंटीजन ने उद्दीपन दिया बी सेल्स को, ये तुरंत ही एक्टिव होकर सर्कुलेटिंग सिस्टम में या परिवहन तंत्र में प्रवेश नहीं करेगी, बल्कि उसी लोकेशन पर रहकर या उसी स्थान पर रहकर या लसिका तंत्र में ये प्रवेश करेगी। लसिका या लिम्फ टिश्यू, वहां पर ये सेल्स, लिख रहा हूं मैं, लिम्फ मीन्स लसिका। मैंने ये कहा कि जैसे ही एंटीजेनिक निर्धारक बिंदु मैक्रोफेज सेल से निकलकर बी सेल्स को उद्दीपन देगा, उकसाएगा, वैसे ही ये सेल्स एक्टिव हो जाएगी। ये बी सेल्स, एक्टिव बी सेल्स परिवहन तंत्र में प्रवेश न करके लिम्फ टिश्यूज में रहकर ही खुद के क्लोन बनाएगी, खुद के क्लोन बनाएगी, यानी खुद की बहुत सारी कॉपियां बनाएगी। किन सेल्स की? ये जो बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं ये खुद की बहुत सारी कॉपियां बनाएगी, प्रतियां बनाएगी, और ये सेल्स कहलाएगी प्लाज्मा सेल्स। ये प्लाज्मा सेल्स नॉर्मल बी लिम्फोसाइट सेल्स की तुलना में साइज में कुछ बड़ी होगी। वापस रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही बी सेल्स एंटीजन के संपर्क में आने से एक्टिव हुई, इन्होंने परिवहन तंत्र में प्रवेश नहीं किया, बल्कि वहीं पर रहकर इन्होंने खुद के बहुत सारे या प्लाज्मा सेल्स के क्लोन बनाए। ये जो प्लाज्मा सेल्स है ये आकार में कुछ बड़ी होती है, और ये प्लाज्मा सेल्स आगे चलकर परिवहन तंत्र में या सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रवेश कर जाती है। अब ध्यान देना, यहां पे जो ये प्लाज्मा सेल्स के क्लोन बने हैं ये आगे मैच्योर होकर एंटीबॉडीज, जिन्हें अपन हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी काय, एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी काय को जन्म देती है। ऑल ओवर अपन कहना चाहें तो बी लिम्फोसाइट सेल्स जो है वो किसी एंटीजन के संपर्क में अगर आती है तो वो एक्टिव होकर परिवहन तंत्र में प्रवेश करने के बजाय लिम्फ टिश्यूज में रहकर ही अपने क्लोन बनाती है, प्लाज्मा सेल्स के क्लोन बनाती है। ये प्लाज्मा सेल्स धीरे धीरे मैच्योर होकर प्रतिरक्षी काय या एंटीबॉडीज में परिवर्तित हो जाती है, और जहां पे एंटीजन ने इन्फेक्शन किया है वहां पर ये जाकर उसको तुरंत ही मार देती है। अब एक चीज ध्यान रखना, इस इम्यूनिटी को तरल प्रकार की प्रतिरक्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ब्लड सीरम में या ब्लड में होती है। मैंने कहा कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करेगी, यानी कि ब्लड में एंटर करेगी, इसी कारण इसको क्या कह रहे हैं अपन, तरल प्रकार की प्रतिरक्षा। यहां तक क्लियर है? तो ये जो तरल प्रकार की प्रतिरक्षा है इसकी अगर अपन बात करें तो जो ब्लड सीरम है, जो ब्लड सीरम है इसके टोटल परसेंटेज का लगभग 17% पार्ट प्रोटीन एंटीबॉडीज का होता है या प्रतिरक्षी काय का होता है। कितना परसेंट? 17% पार्ट एंटीबॉडीज का या प्रतिरक्षी काय का होता है। किसमें? ब्लड सीरम में। ठीक है, अगर एक बैक्टीरिया की बात करूं मैं, एक बैक्टीरिया कई हजारों एंटीजन उत्पन्न कर सकता है, कई हजारों एंटीजन उत्पन्न कर सकता है। ये थी अपनी
तरल प्रकार की प्रतिरक्षा या ह्यूमरल इम्यूनिटी, इसे अपन बोल सकते हैं एंटीजन मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक लास्ट रह गई है अपनी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसको भी देख लेते हैं अपन। ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है इसे अपन बोल सकते हैं कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब ध्यान देना, इस टाइप की इम्यूनिटी कौन सी सेल्स के कारण होगी? टी लिम्फोसाइट सेल्स के कारण। तो मैं इसके बारे में डिटेल बताना चाहूं तो क्या बताऊंगा कि अगर टी लिम्फोसाइट सेल्स किसी बाहरी या आउटर एंटीजन के संपर्क में आती है तो वो सेल्स आगे चलकर फेगोसाइटोसिस की विधि द्वारा उस एंटीजन को मार देगी। तो इस टाइप की इम्यूनिटी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहलाएगी। एक चीज ध्यान रखना, इसे सेल मीडिएटेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस टाइप की जो इम्यूनिटी है वो स्पेशली किसी सेल के अंदर या किसी सेल के पास में कंप्लीट होती है, इसीलिए अपन इस टाइप की इम्यूनिटी को सेल मीडिएटेड या टिश्यू मीन्स उत्तक, टिश्यू मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, ये जो टी लिम्फोसाइट सेल्स है ये जो इम्यूनिटी की रिएक्शन करती है वो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये स्पेशली सेल्स के अंदर या सेल्स के बाहर किसी स्पेशल लोकेशन पे जैसे किसी टिश्यू में कंप्लीट होती है, इसीलिए इसे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या टिश्यू मीडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। इसे अंडरलाइन कर लेना आप। और ये वाली एंटीबॉडी मीडिएटेड, क्योंकि इसमें स्पेशली एंटीबॉडी बनी है। और तरल प्रकार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ब्लड में हो रही है और ये स्पेशल सेल में हो रही है। ठीक है, तो ये अपनी कुछ सेल्स थी जिनका अपन ने उद्भव देखा, विकास देखा। तो आज का जो टॉपिक है अपना प्रतिरक्षी तंत्र का उद्भव वो कंप्लीट है। आपको ये डायग्राम याद रखना है। आपकी जो इम्यूनोलॉजी है, कंप्लीट इम्यूनोलॉजी, वो इम्यूनोलॉजी कंप्लीटली इसी डायग्राम पर डिपेंडेड है। ये डायग्राम आपको लास्ट तक काम में आने वाला है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी काम में आने वाला है। तो ये चीज आपको नोट करनी है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा अगली क्लास में वो रहेगा एंटीजन। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।